नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, मैं एच.एस. शंकर उद्घोष एकेडमी कंपटीशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों का सादर आभार, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप लोगों ने पहली वीडियो से हमारे इस तरीके से ऊर्जावान कर दिया है कि दूसरी वीडियो के लिए मैं पुनः उपस्थित हूं। लेकिन एक शिकायत भी है, कुछ हमारे प्यारे विद्यार्थी वीडियो को देखे तो बहुत अच्छी भी लगी, लेकिन वो व्हाट्सएप पे कमेंट करके भेजे, अरे भाई हमने देखा है कि अगर कोई कवि अगर है तो वो ऊर्जावान तालियों से होता है, कोई आर्टिस्ट है तो श्रोताओं से होता है, दर्शकों से होता है, और अगर कोई टीचर है तो एक विद्यार्थी के कम्युनिकेशन से होता है कि उसका कम्युनिकेशन बने तब वो ऊर्जावान होता है। आप लोगों ने किया बहुत बढ़िया। एक कवि सम्मेलन में मैं गया था, एक छोटी सी कहानी 1 मिनट में लूँगा आप लोगों का। अब पता चला कवि महोदय इतने बढ़िया कविता सुनाए कि उसमें उन्होंने देखा कि एक श्रोता उठा और उनको माला पहनाने की जगह पर पता चला हाथ में पकड़ाने लगा। तो उन्होंने कहा कि भाई माला आप गले में पहनाइए सम्मान में, ना कि हाथों में पकड़ाइए। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो कमेंट करना रहे थोड़ा चैनल पे करेंगे तो मैं थोड़ा और ऊर्जावान रहूँगा। अब आप लोगों की भावना का मैं कद्र भी करता हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे भेज रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। और हो सकता है कि इससे मैं और अच्छी वीडियो भी बनाऊं कि भाई आप लोगों को देख करके लगे कि ये अच्छा काम हो रहा है। चलिए, अब बहुत समय हम आप लोगों का नहीं लेते हैं। यूपी टेट का 2014 6 to 8 साइंस के पेपर में मैथ का पोर्शन सॉल्व कराया जा रहा था, जिसमें पिछली वीडियो में आप लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा, और 10 क्वेश्चन मुझे आशा भी है कि आप लोग अच्छी तरीके से अब लगाना भी जान गए होंगे। अब आगे हम 10 के बाद चलते हैं 11वें से कि कैसे अब सॉल्व किया जाए। चलिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। 2 बेलनों के आयतन बराबर हैं और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। अब देखिए भाई, मेंसुरेशन से आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन मिलना है जिसमें बेलन दिया गया है, सिलेंडर है भाई। अब देखिए जरा, सिलेंडर में क्या करेंगे आप लोग, सिलेंडर में ये सिलेंडर की आकृति है जिसमें 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। क्या पूछा जाता है भाई? बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है? जो वक्राकार भाग जो हमको दिखे उसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका भी फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है 2πRh। 2πRh, जहां r त्रिज्या है और h क्या है? ऊंचाई है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया क्या होती है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होती है भाई? अब इसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए। वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही ऑलरेडी, क्योंकि वो दिख रहा है। बाकी 2 पृष्ठ ऐसी है जो दिख नहीं रही है, तो वहां आप देखिए, एक वृत्त ये ऊपर वाला, एक नीचे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो आप लोग यहां रखेंगे πr² प्लस πr²। अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, 2πRh प्लस 2πr²। इसमें आप लोग 2πr कॉमन लेंगे तो h प्लस r। अब देखिए भाई, अगर आप लोगों को ये डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं है कि 2πr और ब्रैकेट में h प्लस r, अगर ये नहीं भी याद है तो आप लोग
केवल वक्र पृष्ठ ध्यान में रखे रहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है और उसमें अगर हम दोनों वृत्तों के पृष्ठों को जोड़ दें तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। और तीसरा है इसमें बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। यहां भी वही है, आर त्रिज्या और एच जो है बेलन की ऊंचाई। बेलन का मतलब भाई यही मार्कर हमारा पेन। अब चलिए, अब यहां ये कह रहे थे कि दो बेलन हैं, दोनों के आयतन बराबर, तो भाई V1 बराबर पाई R1 स्क्वायर H1 और V2 बराबर पाई R2 स्क्वायर H2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि दोनों के आयतन, देखिए भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी त्रिज्या देके ऊंचाई, कभी ऊंचाई देके त्रिज्या, कभी वक्र पृष्ठ दे करके त्रिज्या, कभी संपूर्ण पृष्ठ दे करके त्रिज्या या ऊंचाई में से कुछ पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमने तीनों फार्मूलों को लिख दिया है कि आप लोग उसके सहयोग से अब सॉल्व करेंगे। तो अब चलिए भाई, V1 बराबर V2 इन्होंने क्वेश्चन में कह दिया था, पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2। पाई पाई से कैंसिल हो गया, R1 स्क्वायर अपान H2 स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू H2 अपान H1। देखिए भाई, अगर अभी आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली लाइन चली जाएगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहां आप लोगों को H2 की वैल्यू दी गई है। देखिए भाई, अब यहां थोड़ा अनुपात पे ध्यान रखना, दोनों बेलनों के ऊंचाइयों का अनुपात 1:3। इसका मतलब पहले बेलन की ऊंचाई 1 और दूसरे बेलन की ऊंचाई 3 है। तो इसलिए H2 की जगह पर आप लोग रखेंगे आप लोग 3/1 और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, कल हमने बताया था आप लोगों को, तो R1 अपान R2 इज इक्वल टू √3/1। कहीं ऑप्शन में दिया गया भाई, ये देखिए सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। चलिए भाई, समरूप त्रिभुज, सिमिलरिटी। भाई ट्रायंगल हमने पहले भी बोला है कि सर्कल और ट्रायंगल ये दोनों जूनियर चाहे टेट होंगे चाहे सी टेट, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सी टेट सॉल्व कराएंगे हम तो आप लोग देखेंगे कई सारे विद्यार्थियों की डिमांड है कि सी टेट का भी पेपर सॉल्व करा दीजिए सर, तो सी टेट भी चलेगा आप लोगों का। आप लोग घबराइए मत, केवल बने रहिए चैनल के साथ, हमारे साथ, और हमको ऊर्जावान करते रहिए आप लोग। आप लोगों को हम सी टेट और टेट दोनों अच्छे मार्क्स से सॉल्व करवा देंगे, अच्छे मार्क्स पाएंगे और अच्छा सॉल्व करवा देंगे। आप लोग सरल भाषा में हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा कमेंट शेयर कर दिया करिए, और भी मित्रों का हो जाए भला और मेरा भी भला हो जाए उसी के साथ। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए भाई, समरूप त्रिभुज अगर दो हैं, समरूप त्रिभुज अगर हैं दो, ABC और DEF, कोई दो त्रिभुज हों और वो दोनों समरूप हों, सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी के लिए आप लोग जानते हैं कि AA और ASA और इसके बाद SS, बहुत सारे हैं रूल। सिमिलरिटी जब पढ़ाएंगे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसका भी, सिमिलरिटी का भी अगर आप लोग कहेंगे तो उसका अलग से भी हम बना देंगे। अब देखिए यहाँ भाई, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कैसे भाई, जरा देखिए तो, त्रिभुज ABC एरिया ऑफ बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाएं AB अपान DE
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपान EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपान DF का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन में आप लोगों को क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है 4/9 बराबर AB अपान DE का होल स्क्वायर। अब देखिए भाई आप लोग, अब देखिए जरा, AB अपान डी का होल स्क्वायर दिया गया है, तो इसका मतलब है AB अपान DE इज इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का 2/3। कहीं दिया गया है भाई संगत भुजाओं का अनुपात 2:3, ये रिजल्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब चलिए क्वेश्चन पढ़िए भाई, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जरा देखिए। अब इसमें भाई जो आप लोगों की समस्या होगी यहीं पर, ये लाइन अगर समझ में आ गई बात खत्म। इन्होंने कहा यदि A, B और C कोई 3 शून्येतर वास्तविक संख्याएं हों तथा A अपान 2 इज इक्वल टू B अपान 3 इज इक्वल टू C अपान 4 इज इक्वल टू 2A माइनस 3B प्लस 5C अपान A में कैपिटल A का मान क्या होगा। तो शून्येतर का मतलब क्या भाई, शून्य के इतर, और शून्य के इतर का मतलब क्या, एक। शून्य के इतर संख्या अगर कोई पूछे, शून्योत्तर संख्या, शून्योत्तर और शून्येतर दोनों में अंतर है भाई। अब शून्येतर संख्या अगर कोई कहे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन पे आप लोग रखेंगे 2A, बस केवल इतना समझना था, शून्येतर का मतलब समझ में आया तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, प्लस 5C अपान A इज इक्वल टू क्या रख देंगे, शून्येतर का मतलब 1। अब यहां देखिए भाई एक रेशियो इन्होंने दे रखा है, अनुपात समानुपात अगर आप लोग पढ़े होंगे तो A अपान 2 इज इक्वल टू B अपान 3 इज इक्वल टू C अपान 4। तो ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर के रूप में रहता है, हर के रूप में रहता है, वही A B C के मान हो जाते हैं। तो यहाँ A बराबर क्या हो जाएगा 2, B बराबर क्या हो जाएगा 3, C बराबर क्या हो जाएगा 4। A B C का मान समीकरण में रखने पर, तो चलिए भाई रख दिया जाए 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 4, और ये बराबर क्या हो जाएगा 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। अब देखिए भाई, चलिए तो 2 दूनी 4 माइनस 9 प्लस 20। अब यहाँ सॉल्व करेंगे आप लोग तो आ जाएगा 9 में से 4 घटा देंगे -5 और 20 में से 5 घटा देंगे, फाइनल रिजल्ट आएगा आप लोगों का 15 है भाई। आप लोग भी भाई हमारे साथ साथ लगाते रहिए, जैसे मैं समझाऊं तुरंत आप लोगों की भी पेन चले तो ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बाकी तो मैं लगाने के लिए हूँ ही, लगाऊंगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अब देखिए भाई एलसीएम एचसीएफ सबको पता भी होगा। दिया है दो संख्याओं P तथा Q का लासापा तथा मासापा क्रमशः P तथा Q हो, यदि P माइनस स्मॉल p इज इक्वल टू Q माइनस स्मॉल q, तो आप लोगों को इसमें से संबंध बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब देखिए भाई लासा मासा पढ़े, ये क्लास 10th में आप लोग इसको 4 to 6 मार्क्स में सॉल्व करते थे अपने समय पर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पी क्यू की जगह पर ए और बी रहता था आपके क्वेश्चन में, और यहाँ स्मॉल और कैपिटल देने का मतलब आपको भ्रमित करना, यही पेडागॉजी हो गई।
कि आप क्वेश्चन जान रहे हैं, इसके बाद भी आपको भ्रमित कर दिया गया। अब वो क्वेश्चन आप ऐसे देखे हैं कि दो संख्याएं ए और बी हों, उनका HCF H और LCM L हो, तो आप लोग नियम जानते हैं कि A गुणे B बराबर H गुणे L। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासापा गुणे लासापा। अब चलिए अगली बात क्या है भाई, मासापा गुणे लासापा के बाद वहां दिया रहता था कि यदि A प्लस बी बराबर H प्लस L तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर सिद्ध कीजिए भाई, प्रूव दैट, है ना। क्या करना था वहां पे, सिद्ध करना रहता था, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। अब यही आंसर होगा, अब ये दिमाग में रखिए। अब यहां क्या कर दिया इन्होंने, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि अब इसको कैसे करें। अब आपको भ्रमित कर दिया थोड़ा सा, अब भ्रमित किया है तो जरा यहां से निकलें भाई। सभी लोगों ने नोट कर लिया। ये क्वेश्चन ये था कि यदि दो संख्याएं ए और बी हों, दो संख्याएं ए और बी हों, उनका मासापा H और लासापा L हो, यदि A प्लस बी बराबर H प्लस L तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अथवा सिद्ध करना रहता था A क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर H क्यूब प्लस L क्यूब। अब वही क्वेश्चन आपको इस रूप में दे दिया। आइए अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए जहां आप लोगों को रिजल्ट लाना। इनकी दो संख्याएं जो हैं, इनकी दो संख्याएं जो हैं वो हैं स्मॉल p और क्या है भाई, स्मॉल q बराबर जो इनके HCF हैं कैपिटल P और कैपिटल Q। ये बात समझ में आ गई भाई सभी लोगों को। अब देखिए जरा, अब इन्होंने उसी प्रश्न को उसी रूप में बना दिया, सबको रिजल्ट दिख रहा। आइए देखा जाए तो भाई स्मॉल p और स्मॉल q संख्या P और Q आपका मासापा, इसको मासापा कह रहे हैं और इसको बोल रहे हैं लासापा। समझ बात आ गई। अब चलिए जहां P Q है वहीं हमने एग्जाम्पल दे दिया A और क्या है B है। आइए अब जरा क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोग। भाई यहां दिया था इन्होंने एक हिंट दिया है, एक हिंट इन्होंने ये किया है कि कैपिटल P माइनस स्मॉल p इज इक्वल टू Q माइनस कैपिटल Q। अब देखिए तो जरा अभी तुरंत रिजल्ट आप लोगों को दिखने लगेगा। अरे भाई अगर ये माइनस में दिया है इधर, तो ये माइनस p इस साइड में आ जाए और ये माइनस Q इस साइड में आ जाए, तो कैपिटल वाला कैपिटल की तरफ और स्मॉल वाला स्मॉल की तरफ चला जाएगा कि नहीं भाई। आइए चला जाएगा। कैसे, P प्लस Q बराबर P प्लस Q। भाई ये माइनस P साइड में जाएगा तो प्लस Q। अब देखिए पुराने जैसा क्वेश्चन बन गया कि नहीं। हमने वहां क्या कहा, वहां हमने कहा यदि A प्लस B बराबर H प्लस L दिया गया हो तो आप लोग डायरेक्ट प्रूव करते थे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बोलिए भाई, करते थे ना, वही काम यहां भी। तो इसका मतलब है कि यहां P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर स्मॉल p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कहीं दिया गया है, देख लीजिए तो पहला ऑप्शन भाई ये सही हो गया। देख लीजिए तो अब लगाने का जो लोग प्रोसेस चाहते होंगे कैसे लगाया जाए, तो जहां P प्लस Q बराबर P प्लस Q आ गया वहीं दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए। इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, जब वो चैप्टर वाली वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे किया गया। यहां आप लोगों को अगर करना है तो ये इसका और इसका लास्ट में आप लोग लिखेंगे। थोड़ा हिंट कर देते हैं कि अगर आप लोगों को दिया जाए P प्लस Q बराबर स्मॉल p प्लस Q, कैसे लाए आप लोग भाई, पक्षांतर करके, ट्रांसपोज करके लाए हैं। तो अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये P प्लस Q
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इस केस में आपका बनेगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq स्मॉल 2pq। अब आप लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, तो ये और ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, फाइनल वही बच जाएगा। ये आप लोगों का रिजल्ट आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलिए वृत्त आ गया भाई। फिर अब वृत्त में क्या इन्होंने कहा, चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर हैं। यदि ए बी वृत्त का व्यास हो तथा कोण ए डी सी बराबर 130 अंश, तो कोण बी ए सी का मान क्या होगा। ठीक, प्रश्न नोट हो गया भाई। चलिए अब जरा अब इसको थोड़ा, अब यहाँ चित्र तो नहीं बना है किस चैप्टर का, पहले तो ये पता करना है। तो रेखा गणित का, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि चतुर्भुज का है कि वृत्त का। चलिए भाई अब आप लोग पहले एक वृत्त बनाइए, हमारे साथ साथ बना लिए। चलिए अब यहां ये दिया गया ए ओ बी, एक व्यास है, ए ओ बी एक व्यास है भाई वृत्त का। और ये इसके बाद कह रहे हैं कि जो इसके चारों शीर्ष हैं वो वृत्त की परिधि पर है। कहाँ हैं, वृत्त की परिधि पर। चलिए भाई अब आप लोग नोट कर लीजिए अगर मालूम नहीं है तो। चक्री चतुर्भुज हमने सिखाया था भाई, चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज। और प्रश्न में इसका जिक्र नहीं किया कि चक्री चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज तो दिया लेकिन ये नहीं पता है कि चक्री चतुर्भुज। अब मैं कैसे जान गया हूं, आप कैसे जानेंगे। जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हों उसे हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं भाई, ध्यान में रखना आप लोग। जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर, देखिए भाई ए बी सी डी, ये चारों शीर्ष कहां पे रखे हुए हैं, चारों शीर्ष कहां है भाई, वृत्त की परिधि पर है। यदि चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हों तो उसे हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं। और चक्री चतुर्भुज में आपको दिया गया है कोण ए डी सी, कोण ए डी सी, इसका मतलब है कोण ए डी सी ये बराबर 130 अंश। चलिए भाई कुछ चक्री चतुर्भुज के नियम हैं उनको नोट कर लीजिए आप लोग। क्या, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता। अगर चक्री चतुर्भुज है तो आप लोग लिखेंगे कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। ये चक्री चतुर्भुज की थ्योरम है भाई, 180 अंश। और कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। सम्मुख कोणों का योग क्या लिखेंगे, सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग। चलिए भाई अब आइए थोड़ा थ्योरम को देखा जाए भाई। 2-3 थ्योरम मिला दी गई है। अगर ये 130 है तो ये कितना बन जाएगा, 50 अंश बन जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश। एक कोण अगर 130 तो दूसरा। अब जरा इस कोण का जिक्र किया जाए भाई, ए ओ बी क्या है, व्यास है। अब जरा देखिए अगर कोई अर्धवृत्त हो, क्या हो भाई, अर्धवृत्त हो। अर्धवृत्त का मतलब जो व्यास पर बना वृत्त हो उसे अर्धवृत्त कहते हैं। और एक थ्योरम आप लोगों ने अर्धवृत्त वाली पढ़ी है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता। क्या होता भाई, समकोण। तो अब आप लोग लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी में कोण
ACB बराबर 90 अंश। भाई देखिए ये 90 अंश हो गया बीच वाला। क्यों? रीजन लिखेंगे यहां, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता, बना कोण समकोण होता, और समकोण का मतलब 90 अंश समकोण होता। समकोण होता। अब आइए आगे। भाई अब देखिए तो त्रिभुज ACB में कोण ACB बराबर 90 और ये इतना है 50, तो अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180। अब सबको आ गया होगा, तो 90 और 50 हो गया कितना? 140, और 180 में से घटा दिए आप लोग तो ये बचेगा कितना? 40 अंश। कितना अंश हो गया भाई? 40। देखिए जरा, त्रिभुज ACB में ये हो गया 50, ये हो गया 90। आपको बताना है कोण BAC। क्या बताना था भाई? कोण BAC। तो अब कोण BAC में आप लोगों को क्या मिल रहा है? देखिए कोण BAC, तो ये 90, 50 और ये हो गया कितना? 40 अंश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए भाई, अब आ गया ये कर्ण घातांक के प्रश्न हैं। ये भी चैप्टर जूनियर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 क्वेश्चन देके जाएगा। कर्णी घातांक 2 से 3 क्वेश्चन कभी कभी दे दिया जाता है, तो 2 तो कम से कम है। एक अभी आप लोग देख रहे हैं, आगे अभी देख लेंगे, और भी हो सकता है। चलिए, यहां दिया a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c और c की पावर z इज इक्वल टू a, तब x y z का मान क्या होगा? चलिए तो जरा हमारे साथ साथ। भाई दिया है a की पावर x बराबर b। प्यारे शिक्षक साथियों, थोड़ा हम आप लोगों को कर्ण घातांक के बेस पर ले चलना चाहते हैं, हल्का सा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, कि ये समझ में आ जाए। ये प्रश्न ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए जरा, इसको थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान में रखिए कि हम बेस में लेके चलते हैं। भाई आप लोगों को पता है कि अगर x क्यूब बराबर 27 है, तो आप लोग इसको लिखते हैं x बराबर 27 का घनमूल निकालते हैं, तभी तो x बराबर 3 बताते हैं आप लोग। अब देखिए, अब इसी नंबर को घातों के रूप में अगर लिखा जाए, हमने पहले भी बताया आप लोगों को, तो इसको लिख सकते हैं 27 की घातें 1/3। क्या लिख सकते हैं? कहने का मतलब ये जो पावर है इसकी घातें 1/3 हो गई। तब आप यहां लिखते हैं कि 3 की घात 3 होल पावर 1/3, 3 से कैंसिल हो गया। फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया भाई? 3, जो डायरेक्ट आप लोग लगाते थे। तो इसका बेसिक क्या है? बेसिक बेस में चलिए कि भाई अगर ये पावर 3 है तो इधर जो भी नंबर है उस नंबर पे 1/वो पावर हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, अगर क्लियर हो गई तो अब यहां चलिए भाई, a इज इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं b की पावर 1/x। हमारे साथ साथ लगाते रहिए और तुरंत समझ में आ जाएगा क्या हो रहा। b बराबर इन्होंने दे रखा है b की पावर y बराबर c, तो इसका मतलब b बराबर लिख सकते हैं c की पावर 1/y। देखिए तो जरा, b बराबर b की पावर y बराबर c है, तो b बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग? c की पावर 1/y। चलिए वही लिखा जाए जरा b के प्लेस पर। यहां जैसे a है उनको रहने दीजिए, यहां आप लोग लिखेंगे c की पावर 1/xy। भाई 1/x था ही, 1/y से और मल्टीप्लाई हो गया। चलिए, और c की पावर z इज इक्वल टू दिया गया था क्या? a, तो आप लोग c बराबर लिख सकते हैं a की पावर 1 क्या? z, 1/z लिख सकते हैं। अब यहां चलिए भाई, अब इसकी जगह पर आप लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू c की पावर, c के प्लेस पर a की पावर 1/xyz। देख लीजिए तो भाई, और आप लोग कर्ण घातांक पढ़ते समय पढ़े हैं
कि या तो दोनों पक्ष में घातें समान हो जाएं या दोनों पक्ष में आधार। तो आधार दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर, और यहाँ ये पावर क्या है, 1। अब लिखेंगे दोनों पक्षों के मानों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के मानों की तुलना करने पर, तो ए से कैंसिल हो गया, 1 = XYZ और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो XYZ की वैल्यू क्या मिलेगी भाई आप लोगों को, 1 कहीं है भाई, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब एक नंबर लीजिए, आराम से मुस्कुराइए। अब देखने में कठिन लग रहा था, लेकिन अगर आपको बेस पता है और कुछ नहीं, कहीं इधर उधर नहीं जाना, कर्णी घातांक का भाई अगर ये लिख दिया जाए, हमने पहले ही सिखाया आप लोगों को, थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर कोई लिख दे कि √5 की घातें 3 क्यूब रूट, इसको घातों के रूप में अगर लिखना तो कैसे लिखते हैं आप लोग, 5 की घात 1/3। अगर लिख दिया जाए 4 क्यूब रूट 7, तो आप यहाँ क्या लिखते हैं, 7th रूट 4, तो आप यहाँ लिखते हैं 4 की पावर क्या, 1/7। ये जो है उसको हम 1 के रूप में लिखते हैं। तो इसको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, जितना हमने बताया उसी पे काम करिए अभी, क्योंकि पेपर सॉल्व हो रहा है। आगे देखिए, चलिए भाई, हमने अभी जिक्र ही किया कि कर्णी घातांक से 2 क्वेश्चन मिलता है, एक आप लोगों ने सॉल्व किया, दूसरा फिर सामने भाई टकरा गया। आइए जरा देखा जाए तो एकदम सेम क्वेश्चन, देखिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, और ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये जो है आपको टेट ने दिया है, और कब, 2014। तो ऐसे 26 में भी आ जाएगा। आप लोग ये ध्यान में रहें कि 26 में भी ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा, तो कैसे उसको करेंगे। चलिए अब यहां आप लोग इसको लिखेंगे, 5 की पावर x दिया गया है, गुणे, हमारे साथ साथ आप लोग सॉल्व करिए। रूट का मतलब होता है भाई पावर 2, जरा ये ध्यान में रखना आप लोग। ऐसे अगर लिख दिया जाए तो इसका मतलब 2 की घातें 1/2। यहां क्या है भाई, ये √2 हमेशा छिपा रहता है, इसको लिखें या ना लिखें, इसका मतलब है कि वो पावर 2 होती है। तो चलिए अब यहां आप लोग 32 की पावर को लिखेंगे 1/2, और होल पावर इसका लिखेंगे x/x प्लस क्या, 3, और यहां बराबर लिखेंगे आप लोग 50। ओके, चलिए भाई अब सॉल्व किया जाए। आगे क्या लिखेंगे, 5 की घातें x गुणे 32 को भाई गुणनखंड करिए, 32 का गुणनखंड करेंगे आप लोग, 2 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। भाई कितने 2 मिल गए, 1 2 3 4 और 5। तो 2 की घात कितनी मिल गई आप लोगों को, 5/2 यहाँ लगा हुआ है, होल पावर यहाँ है x/x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे 50 को, तो 50 को अगर सॉल्व करेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे आप लोग 50 का, तो 5 दाम 50, फिर 2 से करेंगे, 5 से करेंगे, 5 दूनी 10। इसका मतलब आ गया 5 की घात 2 और गुणे क्या आ गया, 2। 5 की घात 2 गुणे 2 आ गया। चलिए अब थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व करिए, आप लोग रिजल्ट तक पहुंच गए हैं। 5 गुणे x गुणे 2 की घात 5 में x से गुणा करेंगे 5x बटे 2x प्लस 6 बराबर 5 की घात 2 गुणे 2, 5 की घात 2 गुणे 2। अब यहां तक अगर हो गया तो क्या करेंगे, यहां तक अगर हो गया तो क्या करेंगे भाई, जरा देखिए तो। इस कंडीशन में अब दोनों पक्षों के मानों की तुलना करने पर क्या लाइन होगी, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब दोनों पक्षों के मानों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के मानों की तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों के मानों की तुलना करेंगे। यहां है 5 की घात x और यहां 5 की घात क्या है, 2, तो लिखेंगे 5 की घात x बराबर 5 की घात 2, तो 5 5 से कैंसिल, x बराबर क्या आ गया, 2, और यही पूछा था, x बराबर क्या आ गया भाई, 2 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए देखिए भाई, सिक्के वाला आ गया।
और सिक्के वाला प्रश्न चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो हर जगह दिया जाता है, ये आप लोगों को पता। यहाँ जो है सिक्के वाला प्रश्न दो ही टाइप के पूछे जाते हैं, या तो थैले में सिक्के दिए गए हों और या थैले में टोटल अमाउंट दे दिया गया हो। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखा जाए। भाई हमने कहा सिक्के वाले किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो थैले में सिक्के दिए गए हों और या थैले में क्या दिए गए हों, रुपए दिए गए हों। अब देखिए यहां पर आपको दिया गया है रुपया। क्या दिया गया है, रुपया। करना होना कुछ नहीं, एकदम आसान काम, और न बहुत दिमाग लगाना आप लोग कि दो ही टाइप के प्रश्न, या तो रुपए या तो सिक्के। तो पहले आप लोग रुपए वाले को देख लीजिए। रुपए वाले क्या करेंगे भाई, इस केस में रुपए वाले प्रश्न में यहां इन्होंने दिया किसी व्यक्ति के पास कुछ 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मूल्य 210 रुपया है और अनुपात 5:6:8 है। तब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। भाई आप गोलक वोलक रखे हैं, पैसे रख रहे हैं, उसमें 3 प्रकार के सिक्के हैं। क्या क्या है, एक सिक्का है आपका 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। अब देखिए उनके जो मूल्यों का अनुपात है 5:6:8 है, और आपको ये दे दिया जाए कि भाई इस थैले में 210 रुपया है, तो आप बताइए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अगर टोटल रुपए दिए गए हों अमाउंट, तो आप सबको रुपए में बदल दीजिए। 1 रुपये का भाई कितना सिक्का होता है, 1। 50 पैसे कितना सिक्का होता है, 2। और 25 पैसे का कितना सिक्का होता है, 4। तो चलिए तो जरा आप 1 रुपया बनाने के लिए आप रखेंगे 5x प्लस 50 पैसे के सिक्के होते हैं रुपया में, अगर बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब प्लस 8x में कितने से डिवाइड करना है भाई आप लोगों को, 4 से डिवाइड कर देना है। क्यों, क्योंकि 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए, और ये बराबर कितने के, 210। अब तेजी में लगा दीजिए, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 5 3 8 और 2 10, x बराबर 210। x बराबर कितना आ गया, 21। अब अनुपात भाई 1 रुपये के सिक्के का पूछा गया, तो 1 रुपये के सिक्के का अनुपात क्या दिया गया है, 5x। तो x की वैल्यू आई 21। 5 गुणे 21 अगर आप लोग करते हैं तो आ जाएगा कितना, 5x अगर है और इसमें 5 गुणे 21 करते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 105। 105। अब चलिए भाई, हमने कहा कि 2 प्रकार के प्रश्न दिए जाते, तो एक हमने एडिशनल आप लोगों को ऐड कर दिया कि यहां जो है, इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि थैले में रुपए दिए गए हैं। अब देखिए कि थैले में हमने दे दिया, ये अपनी तरफ से हमने जोड़ दिया पेपर के अलावा कि आप लोगों की समस्या खत्म हो जाए सिक्के वाले। अब इसमें आप लोगों को सिक्के दिए गए, क्या दिए गए हैं, सिक्के। अब तक दिया गया था कि थैले में टोटल रुपए दिए गए हैं, अब की बार सिक्के। अगर थैले में रुपए दिए गए हो तो आप लोग डिवाइड करके रुपए में बदल देंगे, और अगर थैले में सिक्के दिए गए हैं तो मल्टीप्लाई करके जोड़ देना, और कुछ नहीं करना। क्या, सिक्के किसके किसके हैं, 1 रुपया, 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं, और इनका अनुपात कितना है, 13, 11 और 7। इनके मूल्यों का अनुपात दिया गया है। तो पहला बनेगा आप लोगों का 13x। 1 रुपये के सिक्कों का संख्या कितनी बन जाएगी, 13x। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 11 दूनी 22x। इसके पहले वाले में आप लोगों ने डिवाइड किया था 2 से, अब मल्टीप्लाई करना। और प्लस अगले वाले में क्या हो जाएगा, 7 चौक 28x। 4 से मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि 25 पैसे के 4 सिक्के, और ये टोटल होता है 378। एक लाइन में आप लोगों को सॉल्व करना है, सबको जोड़ लीजिए। 28 और 2 30, 20 50, 50 10 60 3 63x बराबर 378। तो x बराबर करेंगे 378 बटे 63।
रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का 6। अब देखिए भाई x बराबर 6 आ गया। क्वेश्चन में पूछा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आप लोगों का आया 22x, क्योंकि ये मूल्यों का अनुपात है 13, 11, 7, तो 11 दूनी 22, तो 22 में आप लोगों ने क्या कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिक्कों की संख्या आ गई 132। अब देखिए भाई बस केवल एक लाइन में आप लोगों को ध्यान में रखना, क्या रखना, कि अगर रुपए दिए गए हों तो आप लोग डिवाइड कर लेंगे और जोड़ देंगे, और अगर आप लोगों को सिक्के दिया गया है तो उनका क्या करेंगे, आप लोग मल्टीप्लाई करके सीधे जोड़ के आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए भाई यहां ये कह रहे हैं इनइक्वलिटीज का क्वेश्चन है। अब ये कह रहे हैं, अभी केवल प्रश्न समझना, बाकी कुछ है वो नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। जो समस्या है केवल प्रश्न में कैसे है कि 3 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 10 तथा 5 इज लेस देन आर इक्वल टू y इज लेस देन आर इक्वल टू 15 हो, तब x अपान y का न्यूनतम मान, x अपान y का न्यूनतम मान। अब जरा देखिए भाई एकदम भिन्न के बेस में चलना। अगर भिन्न का बेस आप लोगों को पता है तो रिजल्ट में 1 मिनट की समस्या नहीं रहेगी। अगर बेस नहीं पकड़ पाए तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि है किस चैप्टर का। चलिए तो जरा देखा जाए। अब यहाँ इसी लाइन पे चलना। ये कह रहे हैं x का मान जो है या तो 3 होगा या 3 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब x का मान सबसे छोटा क्या लिया जाए, 3। क्या लिया जाएगा, 3। x का सबसे न्यूनतम मान क्या लिया जाए, 3। अब चलते हैं अगले नंबर पे। y का मान ये कह रहे हैं कि 15 से छोटा, 15 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 15 के इक्वल हो सकता, तो आप क्या ले लेंगे यहां पर 15। क्यों, क्योंकि भाई जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है उसका मान कम होता है, उसका मान क्या होता है, कम होता। तो अब 3 एक कम 3 और 3 बचे 15, फाइनल रिजल्ट आ गया 1/5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। चलिए भाई देखिए भाई एज से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और कैसे उनका जवाब आप लोग देंगे। पिता की, यहां कुछ करना नहीं, लगाने नहीं है, ऑप्शन देख करके तुरंत क्लिक करना। आप लोग कैसे करेंगे, पिता की आयु पुत्र की आयु की, एकदम बेसिक है, क्योंकि जितने हमारे प्यारे शिक्षक भाई हैं और उनकी पढ़ाई छूट गई है तो उनको अपना व्यवहारिक गणित आती है, तो व्यवहार से अपना मिला ले जाएंगे। कैसे मिलाना जरा देखिए। पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु क्रमशः, अगर कभी वर्तमान आयु पूछे तो लगाने की कोई जरूरत नहीं, नहीं इतना किसी के पास समय। ये कह रहे पिताजी जो हैं पुत्र से कितने भाई गुना हैं, कितने गुना हैं, 6 गुना। अब देखिए अब 6 गुना है तो इसमें सब ऑप्शन पे देखिए, पहले सारे ऑप्शन 6 गुना हैं। 4 छंग 24, 5 36, 6 चमक 36, और यही एक ऐसा है, इनको पहले किनारे कर लीजिए क्योंकि ये 8 गुना, हमको चाहिए 6 गुना। अब देखिए भाई 6 गुना के बाद क्या करेंगे, 6 गुना में इन्होंने कहा कि कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। ये देखिए अगर पहला ऑप्शन उठाते हैं तो 4 छंग 24, 6 गुना हो गया। 4 में 4 जोड़ेंगे आप लोग तो 8, और 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 28। 8 और 28 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, इसलिए ये गलत कर दीजिए इनको यहां से। अगला है 5 और 30, तो यहां भी 6 गुना है, लेकिन अगली कंडीशन देखिए फॉलो हो रहा है कि नहीं। 5 में 4 जोड़े 9 और 30 में 4 जोड़े 34, ये भी कॉम्बिनेशन में नहीं, ये कई ऑप्शन है, क्लियर कर लीजिए। आइए देखिए ये 6 गुना है, 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बन गया 10, और 36 में अगर 4 जोड़े तो कितना हो गया 4 वर्ष बाद 40। क्या भाई 4 गुना आ गया कि नहीं आ गया, बस इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। चलिए भाई आ गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भाई देखिए कुछ करना नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। इसमें प्रायिकता बराबर होता है कि देखिए
प्रायिकता जो चैप्टर है भाई कुछ करना नहीं, प्रायिकता में आपको बताना है, चैप्टर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इसका मतलब क्या है भाई, जैसे सिक्का अगर आप लोग उछालते हैं तो दो ही कंडीशन बनेगी, या तो हेड आएगा या टेल, ठीक। इसका मतलब दो, इसके टोटल आउटकम कितने बन रहे हैं, दो। और सिंगल में अब उसमें कंडीशन लगा देंगे, बात अलग कि वही काम पासे में कितने नंबर होते हैं, 6। लूडो वगैरह आप लोग खेलते होंगे, देखते होंगे लूडो में क्या कंडीशन चलती है, 1 2 3 4। छक्का अगर लाना है तो आप लोग चोरी करने के लिए ऊपर 1 रख लेते हैं, कहाँ रख लेते हैं, 1, और 1 को उठा के पलट देते हैं, देखते हैं अगर हमारा सहयोगी इधर उधर है। आप लोग खेले भी होंगे, पहले कोरोना में खूब खेले होंगे, खाली रहे होंगे। आइए चलते हैं इधर। अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी लानी है, क्या लानी है, प्रोबेबिलिटी, तो भाई अब इसमें इन्होंने एक कंडीशन लगा दी, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। टोटल नंबर कितने होते हैं भाई पासे में, 6। कौन कौन, 1 2 3 4 5 6। अब इन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी में पहले तो आने की संभावना क्या क्या है भाई, इन्होंने कहा अभाज्य संख्या आने की, तो पहले तो अभाज्य संख्या की बात चलेगी। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड, ना तो 2 से ज्यादा हो और ना 2 से कम। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 1 नहीं भाई, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर कौन सी, 3, फिर कौन सी, 5। इस 6 नंबर में अभाज्य संख्या क्या क्या मिला, 2 3 5, मतलब 3 संख्याएं। और टोटल आउटकम कितने भाई, नंबर टोटल कितने इनके, 6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 है भाई कहीं। अब आराम से 1 नंबर लेके मुस्कुराइए आप लोग, कुछ करना नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं हम। चलिए भाई, देखिए भाई, एक आ गया सेट थ्योरी। अब ये थोड़ा सा जो हमारे जीव विज्ञान के साथी हैं उनके लिए समस्या बनेगी कि भाई समुच्चय ध्यान में नहीं है, कैसे किया जाए। लेकिन मैथ वाले से भी ये प्रश्न गलत कराया जा सकता है। अब देखिए जरा, मैथ वाले से ये प्रश्न कैसे गलत कराया जा सकता है। अब इसने एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी, क्या, यदि समुच्चय ए में 5 एलिमेंट, अवयव का मतलब 5 एलिमेंट हैं, तब समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या, जहां कोई भी उप समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय का मतलब भाई ऐसा समुच्चय जिसे फाई से हम व्यक्त करते हैं जो इम्पॉसिबल हो। जैसे अगर कहा जाए रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, पूछा भी जा सकता है कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, वह समुच्चय जिसमें पॉसिबिलिटी ना हो, संभावना ना हो। जैसे 1947 के पहले प्रधानमंत्रियों का समूह, समुच्चय किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट, अवयवों के समूह को समुच्चय कहते हैं। अगर कह दिया जाए कि भाई रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, कोई एग्जांपल बताइए, तो आप बताएंगे कि वह समुच्चय, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई वह समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ऐसा नहीं, ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट प्राप्त करने की संभावना ना हो। जैसे हमने कह दिया कि 1947 से पहले प्रधानमंत्रियों का समूह, राष्ट्रपतियों का समूह, तो भाई 1947 के पहले भारत में प्रधानमंत्रियों का समूह कहाँ, प्रधानमंत्रियों का समूह तो होता, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ड हमने लगा दिया कि 1947 के पहले, तो 1947 के पहले भारत में प्रधानमंत्रियों का समूह नहीं है, उसी को हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। अब देखिए भाई, यहां ये कह रहे उप समुच्चय, तो उप समुच्चय निकालने का फार्मूला होता है, मैथ वाले विद्यार्थी हमारे जान रहे हैं, उप समुच्चय बराबर 2 की पावर n। n क्या है, अवयव, n क्या है भाई, अवयव, एलिमेंट। अब यहां आप लोगों ने रखा 2 की पावर क्या, 5, और 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32। कितने एलिमेंट होने चाहिए, 32। अब देखिए भाई, आपसे गलत तो करवा रहा है, 32 ऑप्शन में दिया है, और जो हमारे साथी 32 पे लगाए और मुस्कुरा रहे हैं,
वो तब तक के लिए केवल मुस्कुरा रहे हैं जब तक आंसर की नहीं आई। जैसे आंसर की आई, मुंह लटकाए हुए घूम रहे हैं, अरे यार ये तो ये वाला सही है नहीं, अब क्या किया जाए। उस कंडीशन में क्या करेंगे भाई, जरा देखिए, अब ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब उस केस में हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब क्या मारेंगे आप लोग, अब वो जो सही वाला था वो डी था, किसी का ध्यान नहीं गया। 2 की पावर n का मतलब 32 देके उसने एक लाइन जोड़ दिया कि जहां कोई भी उप समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है, और उप समुच्चय की शुरुआत रिक्त समुच्चय से की जाती, फाई से। समुच्चय पढ़ा देंगे आप लोग, कहेंगे तो वीडियो हम डाल देंगे अच्छे से, आप लोग समझ जाएंगे कि समुच्चय का एक नंबर जा ना पाए। उस कंडीशन में 32 माइनस 1, एक एलिमेंट इसमें से हट जाएगा, क्या आएगा 31। अब जो भाई हमारे 31 किए रहेंगे वही मुस्कुराएंगे, बाकी आंसर की आने के पहले ये लोग मुस्कुराएंगे और आंसर की आने के बाद ये लोग मुस्कुराएंगे। ठीक, चलिए भाई अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे कैसे किया जाए। चलिए भाई अलजेब्रा से भी 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। अब देखिए कैसे किया जाए। यहाँ एक अभी पिछली वीडियो में हमने एक गुणनखंड का क्वेश्चन करवाया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ करना भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि x - 2 x³ + ax² + bx + 16 का एक गुणनखंड है तथा b = 4a, तब a और b का मान बताइए। पहली चीज तो ये, जब ऐसा कोई प्रश्न हो तो बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं। x बराबर क्या दिया गया है, 2। अब ये देखिए भाई, अगर इसमें कोई सेटिस्फाई हो जाए तो बात खत्म। अब यहां इन्होंने कहा कि x³ तो आप लोग रखेंगे 2 का क्यूब प्लस a × 2 का वर्ग प्लस b × 2 + 16 बराबर क्या रखेंगे भाई, 0। हमने कहा था अगर कोई गुणनखंड है तब x - 2 = 0 और x की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, 2। चलिए रख दिया जाए तो यहां आ गया 8 + 4a + 2b + 16 = 0। अब चलिए भाई, अब यहाँ सवाल ये कि सर या तो 2 मान दिया गया होता ए बी निकालने के लिए, यहाँ तो एक ही मान है। एक कंडीशन इन्होंने दे रखी है भाई, बी की जगह क्या लिख सकते हैं आप लोग, 4a। बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4a। तो इसका मतलब है कि 4a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, b। तो अब लिखेंगे 8 + b + 2b और +16 बराबर क्या हो गया, 0। तो 16 8 24, 3b चलिए अब यहां लिखेंगे 3b + 24 बराबर क्या, 0। अब इस कंडीशन में आप लोग लिखेंगे 3b = ये +24 उस साइड में जाएगा तो -24 बनेगा और b की वैल्यू आएगी यहां पर -24 बटे 3। तो रिजल्ट क्या बन गया भाई, -8। कहीं b का मान -8 दिख रहा है क्या, हाँ भाई, अब 2 जगह दिख गया, या तो C होगा या तो A। अब देखिए भाई कंफ्यूजन में डाल दिया, ये नहीं कि एक ऑप्शन देख करके कुछ जाना। अब आप लोग B का मान समीकरण 1 में इसमें रख दीजिए, 2 में क्या है भाई, आपको दिया गया है b = 4a। क्या दिया है, b = 4a, तो b की वैल्यू क्या आई है, -8 बराबर 4a। तो a का मान आएगा -2। -2 भाई कहीं है, आराम से अब एक क्वेश्चन क्लिक कर लीजिए आप लोग, कुछ करना नहीं था, ठीक है ना। देखिए भाई इस पर 2 क्वेश्चन है और इस पे 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, अलजेब्रा और आप लोगों को ज्योमेट्री। ये 2 पोर्शन ऐसे हैं कर्ण घातांक जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से आपको 2-3 तो मिलना। नंबर सिस्टम तो पूछना नहीं भाई, वो प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सर आपने नंबर सिस्टम के बारे में तो कुछ बोला नहीं, वहाँ तो 5 क्वेश्चन दोनों में फिक्स है, चाहे टेट हो चाहे सी टेट हो, चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, दोनों में है।
अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब ये भाई आप लोगों का प्रश्न है ना, यही आ गई है अब पेडागॉजी। पेडागॉजी क्या हो गई भाई मैथ की, आपको मैथ में जो बेस है अगर उस पर आपको नॉलेज है तो मैथ की जो पेडागॉजी है, और पेडागॉजी की हिंदी क्या होती है, मनोवैज्ञानिक टाइप प्रश्न। मनोवैज्ञानिक का मतलब जो बुक से अलग हो, अब उसी पे आपको जवाब देना। यहाँ इन्होंने दिया है मुक्त अंत। पहले तो जान लीजिए मुक्त अंत क्या होता है और बंद अंत क्या होता है। भाई आप लोग ओपन और क्लोज, ओपन टाइप के क्या हैं, क्लोज टाइप के। ओपन का मतलब एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक से अधिक विधियों का जहां प्रयोग किया जाता है उसे हम मुक्त अंत वाला प्रश्न बोलते हैं। और जिस प्रश्न में सॉल्व करने के लिए केवल और केवल एक विधि का प्रयोग कर पाते हैं उसे हम बंद वाला कहते हैं। ठीक, चलिए अब देखा जाए एक एक प्रश्नों को। इन्होंने कहा परीक्षित विमाओं 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का एक घना बनाता है, तो एक घन को बनाने के लिए ऐसे कम से कम कितने घनाभों की, भाई एक से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने लिमिट दे दी 5, 2 और 5। तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, ये मुक्त अंत वाला प्रश्न। ये कौन सा प्रश्न हो जाएगा, मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं है। ये कौन सा है, क्लोज वाला है भाई, ये फ्री वाला नहीं है। अब ये आपका हो गया गलत, पहला ऑप्शन। दूसरे पे चलते हैं। ये कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 512 का घनमूल। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये 512 का घनमूल अगर निकालना है तो आप लोग गुणनखंड करते हैं क्या, 512 अगर है तो एक ही विधि है भाई, क्या, गुणनखंड। तो ये भी आपका जो है मुक्त वाला नहीं है। ठीक, चलिए अब अगले पे चलते हैं। 10 के घन को ज्ञात कीजिए। तो 10 का घन कितना होता है, 1000, उससे न कम न ज्यादा। तो ये भी आपका मुक्त अंत वाला नहीं है। अब अगले प्रश्न पे, कोई 5 संख्याएं जिनका घन, अब देखिए भाई क्या कह रहे हैं, जिनका घन क्या आ जाए, 64 से अधिक। तो 64 से अधिक तो बहुत आ जाएगा भाई, 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का 216। अब ये कौन सा हो गया, मुक्त, फ्री हो गया। तो जब फ्री हो गया तो इसका मतलब ये मुक्त अंत वाला प्रश्न हो गया भाई। समझ बात आ गई, इसमें कुछ करना नहीं, केवल आप लोगों को सोचना है और अपने बेसिक नॉलेज पे चलना। अगर आप लोगों को अब घनमूल निकालने की विधि मालूम है, गुणा करने की है, घनाभ का सूत्र पता है, घन का सूत्र पता है, तो इस टाइप की जो पेडागॉजी मैथ में आती है उसको बहुत आसान विधि से आप लोग कर लेंगे। ठीक है ना। आने वाले पेपर में मैं सीटेट का सॉल्व भी कराऊंगा। अभी तो टेट चल रहा है, लेकिन अब इसके बाद जो चलेगा वो सीटेट जूनियर चलेगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। जो लोग चैनल पे अभी जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाएं, मैं कंटिन्यू करूंगा। लेकिन ये निवेदन भी है आप लोगों से मेरा कि आप लोग जब वीडियो देखें तो एक विद्यार्थी की भांति कम्युनिकेशन बना रहे। आप लोग उस पर सवाल करिए कि कैसे किया जाए, या कुछ और राय हो तो दे सकते हैं आप लोग। ये आप लोग थोड़ा हमारा उत्साहवर्धन भी करते रहेंगे इसी बहाने। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन की सीरीज थी, ये लास्ट प्रश्न है भाई। लास्ट प्रश्न देख लीजिए। OA, OB तथा OC एक घन के एक ही शीर्ष O पर मिलने वाली कोरें हैं। यदि प्रत्येक कोर की लंबाई A सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। कभी अगर इस तरीके का प्रश्न हो कि अगर ये घन दें, क्या दे दें, घन अगर दिए हों और उस केस में अगर जो लंबाई दी गई है तो हमको चाहिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज बनेगा इस केस में, समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बनेगा भाई, समबाहु, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बनेगा, समबाहु। चलिए समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने का फार्मूला है A√2। समबाहु त्रिभुज की अगर इस तरीके का कोई घन है
शीर्ष पर बन रहे हैं और त्रिभुज ABC का पूछ रहा है, तो उस केस में समबाहु त्रिभुज बनेगा। और समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर घन की a√2 जहां a घन की कोरें अगर यही 4 होता तो 4√2 हो जाता। क्या हो जाता? 4√2। अब इस केस में चलिए भाई लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट, कल लिखा भी था हमने, एक क्वेश्चन था भी भाई इसके पहले वाली वीडियो में, √3/4 a²। 2 प्रश्न मिल गए इसी से आप लोगों को। अब यहाँ a की वैल्यू दी गई है √3/4, a की वैल्यू दी गई है a√2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो हो जाएगा √3/4 इंटू a² गुणे 2, √2 में 2 से 2 दूनी 4। फाइनल रिजल्ट आ गया √3/2 a²। ये आपका हो गया भाई 25 क्वेश्चन का सीरीज था 2014 में, जो 6 to 8 का था टेट का। उसमें आप लोगों को 25 क्वेश्चन था मैथ का, वो 25 सॉल्व करा दिया गया है। और जैसे आप लोग पिछली वीडियो को देखे थे और एक अच्छा उत्साहवर्धन किया था, फिर मैं आशान्वित रहूँगा आप लोगों से कि आप लोग इसी तरीके से करेंगे। और ये भाई निवेदन है कि आप लोग व्हाट्सएप पे हमारा वो कमेंट ना दे करके अगर इस पे देंगे, थोड़ा हमारा भी बढ़िया हो जाएगा और कल्याण मेरा भी हो जाएगा इसके लिए। और आप लोगों को सादर धन्यवाद। और अगली वीडियो के लिए हम फिर मिलते हैं सीटेट के साथ। ओके।